Hello students, so here we are going to start our new chapter, Books of Original Entry, Journal Entry. This chapter is totally based on double entry system. If you know how to perform the different rules, you can complete this chapter very quickly, very easily. So I'm promising you इस चैप्टर के अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी बिकॉज मेरी अजम्पशन यही है कि आपको जो डबल एंट्री सिस्टम अच्छे से आती है बिकॉज आप लोगों ने अब तक कोई क्वेरी मेरे से पूछी नहीं है। तो डबल एंट्री सिस्टम के रूल्स को हमने इसमें इम्प्लीमेंट करना है। तो बेसिकली जर्नल है क्या, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री से क्यों बोलते हैं, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री इसलिए बोलते हैं बिकॉज इसमें सबसे पहले ट्रांजेक्शन को फर्स्ट टाइम फ्रॉम ए सोर्स डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड किया जाता है। सबसे पहले ट्रांजेक्शन को इसी में रिकॉर्ड करते हैं। डे टू डे ट्रांजेक्शन को क्रोनोलॉजिकल यानी कि सिस्टमेटिक ऑर्डर से जो प्रिंसिपल्स हैं डबल एंट्री सिस्टम के उसके अकॉर्डिंगली इसमें रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन जब बिज़नेस का साइज़ बढ़ जाता है तो जर्नल को भी हम सब डिवाइड कर देते हैं डिफरेंट बुक्स में। उन बुक्स को हम बोलते हैं सब जर्नल्स या स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स। उसके अंदर आपकी कैश बुक आती है, परचेज बुक आती है, सेल बुक आती है, परचेज रिटर्न बुक आती है, सेल रिटर्न बुक आती है, बिल रिसीवेबल, ये कई तरह की जर्नल प्रॉपर वगैरह बुक्स इसमें आती हैं। तो इन सब को बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोला जाता है बिकॉज ट्रांजेक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल इनमें रिकॉर्ड होती है। तो जर्नल जो है हमारी वो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री है, जर्नल एंट्री है। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द जर्नल। जर्नल इज़ द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ऐसी ओरिजिनल एंट्री है जिसमें ट्रांजेक्शन को सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है जब भी ट्रांजेक्शन हो गई। प्रोफेसर कार्टर ने बोला है कि जो है ना जर्नल, उसको ओरिजिनल बुक बोला जाता है। ओरिजिनल बुक इसलिए बोला जाता है क्योंकि ओरिजिनली उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, जो भी ट्रांजेक्शन होगी इसको हमने डेट वाइज कॉपी कर देना है, यानी कि लिख देना, रिकॉर्ड कर देना डेबिट और क्रेडिट के अकॉर्डिंगली। इसे हम वेस्ट बुक और मेमोरेंडम बुक भी बोलते हैं। तो इसके फीचर्स क्या है? फीचर्स बेटा इसके सबसे पहले फीचर ये है कि जर्नल बुक होती है, सबसे पहले हम ट्रांजेक्शन को इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्ड करते हैं। तो ये हमारी प्राइमरी रिकॉर्डिंग भी होती है, यानी कि ओरिजिनल एंट्री भी होती है। इसमें डे टू डे ट्रांजेक्शन को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, यानी कि बेटा वो मीनिंग में ही सब क्लियर है, मीनिंग से फीचर निकल रहे हैं बेटा इसके। और ये आइडेंटिफाई करती है ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन को, कंप्लीट पिक्चर जो है वो प्रेजेंट करती है बेटा ये। ठीक है, इसमें हम बुक कीपिंग भी करते हैं, इसमें नरेशन भी लिखते हैं, डेट भी होती है, पर्टिकुलर भी होता है, अमाउंट भी होता है। तो इसका फंक्शन क्या है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप सभी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हो। इसके अंदर डेबिट और क्रेडिट साइड होती है। ठीक है, ये प्रोवाइड करती है लेजर के लिए एक प्लेटफॉर्म। जर्नल एंट्री से हम लेजर में पोस्ट करते हैं। ठीक, और ये जो है कंप्लीट रिकॉर्ड होता है हमारे पास। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं बेटा? एडवांटेजेस के ये हैं कि जो भी ट्रांजेक्शन होगी हम उसको डे टू डे रिकॉर्ड कर देते हैं, तो इसमें भूलने वाली कोई बात नहीं है, यानी कि पॉसिबिलिटी ऑफ ओमिशन जो है वो कम हो जाती है, यानी कि हम किसी ट्रांजेक्शन को भूलते नहीं हैं, हम इसको रिकॉर्ड कर देते हैं। सिस्टमेटिक ऑर्डर में करा है तो कोई भी डेट वाइज अगर किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी हम इजीली निकाल लेंगे, बस हमें डेट याद होनी चाहिए। कुछ अप्रोक्सीमेट भी याद होगा तो हम डायरेक्टली इसको निकाल लेंगे। उसके बाद इन ट्रांजेक्शन के डेबिट और क्रेडिट साइड होते हैं। ब्रीफ में हम ट्रांजेक्शन को नरेशन के साथ लिखते हैं कि क्या ट्रांजेक्शन हुई था, क्या कैसे हमने एक्ट किया था, लेजर में कैसे हमने इसको पोस्ट करना है। लेकिन बेटा इसकी कुछ लिमिटेशन भी हैं। लिमिटेशन क्या है? जब ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाए तो सिर्फ जर्नल में नहीं आती वो, हमने जैसे अभी पढ़ा था लास्ट पेज पे कि वो सब्सिडरी बुक्स में आ जाती हैं, परचेज बुक, सेल बुक में भी। ठीक, उसके बाद जो ट्रांजेक्शन जो है रिपीटेटिव नेचर की हैं, यानी कि जो रिपीट हो रही हैं, उनको बार बार डेबिट करते रहो, क्रेडिट करते रहो, उसके बाद फिर उसको लेजर में पोस्ट करो, तो ये जो है लेबोरियस वर्क हो जाता है और उसमें कॉस्ट भी जो है ज़्यादा लगती है। एक चीज़ और भी है बेटा, जो हमारे कैश के बैलेंसेस होते हैं, कैश की ट्रांजेक्शन है, उनको हम सेपरेटली कैश बुक में लिखते हैं, तो वहाँ पे जर्नल की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आगे ये पर्टिकुलर आपके पास प्रॉपर चैप्टर है कैश बुक का। तो जर्नल डज़ नॉट रिक्वायर्ड ऑन प्रॉम्प्ट बेसिस, अगर एकदम ज़रूरत पड़ जाए तो जर्नल नहीं लिख सकते, हम जर्नल नहीं बना सकते। तो ये कुछ लिमिटेशन होती है बेटा, आप इसकी थियोरेटिकल पढ़ के देखना। अगर कोई आपको प्रॉब्लम होगी तो मैं क्लियर करूँगा। ये इसका फॉर्मेट है, डेट लिखनी है आपको, पर्टिकुलर लिखना है, लेजर फोलियो। लेजर फोलियो बेटा शो करता है कि लेजर के किस पेज पे आपने ट्रांजेक्शन को लिखा है, रिकॉर्ड किया है। अमाउंट डेबिट यानी कि DR, अमाउंट क्रेडिट यानी कि CR। तो ये फॉर्मेट आपको याद करना है। 5 इसके अंदर कॉलम्स हैं। डेट, जिस डेट को जो ट्रांजेक्शन हुई हमने फर्स्ट कॉलम में लिखनी है। सेकंड कॉलम में पर्टिकुलर यानी कि जनरल एंट्री, डेबिट और क्रेडिट में डेबिट को हमेशा DR से लिखते हैं, क्रेडिट को हमेशा 2 से लिखते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया लास्ट वीडियोज़ में। नरेशन यानी कि यहाँ पे आएगी, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन होगी उस ट्रांजेक्शन की, उसको नरेशन बोलते हैं। लेजर फोलियो यानी कि लम पे आपने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की है।
ओके, उसे लेजर फोलियो बोलते हैं। और अमाउंट डेबिट एब्रीवेशन है, डेबिट का DR CR है। तो इसमें स्टेप्स होते हैं बेटा, आपको सारे रूल्स जो हैं वो आने चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन के साथ ताकि आपको क्लियर हो जाए। बेटा जर्नल स्टार्ट करने से पहले कुछ पॉइंट है वो मैं आपको ज़रा बता देता हूँ। एक होता है परचेज अकाउंट, ठीक है बेटा, एक होता है सेल्स अकाउंट, एक होता है परचेजेस रिटर्न अकाउंट, एक होता है सेल्स रिटर्न अकाउंट, एक होता है स्टॉक अकाउंट। दीज आर ऑल रिलेटेड टू गुड्स। गुड्स मतलब कि वो वैल्यूएबल चीज़ें जो हम परचेज़ करते हैं। दोज थिंग्स विच आर परचेजेस फॉर रीसेलिंग पर्पस। जो रीसेलिंग पर्पस के लिए हम चीज़ें परचेज़ करते हैं उन्हें हम गुड्स बोलते हैं, हम इनको माल भी बोल देते हैं हिंदी में। परचेज़ यानी कि जो आप सामान परचेज़ करते हो, सेल जो सेल करते हो, परचेज़ रिटर्न जो आपने ख़रीदा था आपने वो वापस कर दिया, सेल रिटर्न जो आपने सेल किया था वो आपको वापस मिल गया। स्टॉक अकाउंट यानी कि आपके पास स्टॉक कितना पड़ा है एक पर्टिकुलर डेट पे। ओके, तो ये कुछ हमारे पास पॉइंट है। तो हम बेटा प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, आप लोग इलिस्ट्रेशन स्टार्ट करना, ठीक है बेटा। उसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है फर्स्ट इलिस्ट्रेशन की, इलिस्ट्रेशन के बिल्कुल जस्ट बाद में, ठीक है। उन एंट्रीज़ को हमने प्रॉपरली स्टडी करना है। मैं आपको अभी समझा रहा हूँ, आप अच्छे से समझना। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो बेटा फॉर्मेट जब आप बनाओगे, ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन द जर्नल ऑफ मनोहर लाल एंड सन्स। अब इस पर्सन की हमें जर्नल बनानी है तो हम ऐसे लिखेंगे जर्नल ऑफ मनोहर लाल एंड सन्स। इसका बेटा फॉर्मेट बनाएंगे हम प्रॉपर। ओके, यहाँ पे ऐसे हमने ये फर्स्ट कॉलम आपका डेट का, सेकंड कॉलम आपका पर्टिकुलर का जहाँ पे हमने जर्नल को परफॉर्म करना है, थर्ड कॉलम आपका आता है लेजर फोलियो का, लेजर फोलियो इसको LF भी बोलते हैं। उसके बाद आपका कॉलम आता है अमाउंट डेबिट, फिर आता है आपका अमाउंट क्रेडिट। तो बेटा ये आपका फॉर्मेट है, 5 पार्ट है। पहले डेट लिखेंगे फर्स्ट पार्ट के अंदर, सेकंड पार्ट में हम पर्टिकुलर लिखेंगे, थर्ड पार्ट में लेजर फोलियो जिसको LF भी लिखते हैं शॉर्ट में, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। ये आपका फॉर्मेट है बेटा। इसको बड़ा सा बना ले बिकॉज हमारे पास ट्रांजेक्शन जो है बहुत ज़्यादा है, तो हम इसको आगे कंटिन्यू भी कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको, टेक अ लुक। देखो बेटा, मार्च 1 को 2019 को जो है वो मनोहर लाल, बेटा एक बात याद रखना, जब भी हम अकाउंट्स बनाते हैं, जर्नल एंट्री करते हैं, तो हमने अपने आप को मानना है कि ये हमारा बिजनेस है, तभी रूल्स एप्लीकेबल होते हैं। अदरवाइज़ अगर हम दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे, दूसरे पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप कभी भी परफॉर्म नहीं कर पाओगे जर्नल को या अकाउंट्स को। तो मनोहर लाल एंड सन्स की बात हो रही है, तो इसका अकाउंट बन रहा है बेटा। तो मार्च 1 है, तो हमने यहाँ पे डेट डालनी है 2019, ऐसे ईयर लिख लेंगे, यहाँ लिखेंगे मार्च 1 लिखा हुआ है। मनोहर लाल एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 60,000। बेटा जब बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है, कैश आ रहा है बिज़नेस के अंदर। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर, जब बिज़नेस स्टार्ट होता है तो वो कैपिटल आती है। अब कैपिटल किस रूप में आई है? वो कैश के रूप में आई है बेटा। 2 अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, एक तो मनोहर लाल पर्सनल अकाउंट और एक आपका कैश अकाउंट। कैश अकाउंट कौन सा होता है? रियल अकाउंट। कैश अकाउंट आपका रियल अकाउंट होता है। तो बिज़नेस के अंदर क्या आ रहा है बेटा? कैश। रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट वट कम्स इन। तो यहाँ पे लिखेंगे डेबिट वट कम्स इन। क्या आ रहा है हमारे पास? कैश। कैश अकाउंट डेबिट। डेबिट को ऐसे लिखना है, डेबिट हमेशा इसके पास रखा करो, ठीक है। कैपिटल अकाउंट दूसरा इफेक्ट हो रहा है, मनोहर लाल ने पैसे दिए ना, तो हमने बिज़नेस को और मालिक को अलग मानना है। वो कैपिटल लेके आ रहा है। कैपिटल अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है? पर्सनल अकाउंट। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। कौन दे रहा है? गिवर मनोहर लाल है, लेकिन उसका नाम नहीं आएगा बेटा क्योंकि वो कैपिटल लेके आ रहा है। यहाँ पे लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट। टू का मतलब यहाँ पे क्रेडिट है। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। 60,000 है, इसकी नरेशन लिखते हैं हम नीचे, इसी के नीचे ब्रैकेट में लिखेंगे, या लिखेंगे बीइंग कैश ब्रॉट इन बाय मनोहर लाल। या ये लिख लो, या पूरी वो लाइन लिख लो, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश बाय मनोहर लाल। तो डेबिट वाला अमाउंट लिखेंगे डेबिट में 60,000 इसके सामने, ये डेबिट का कॉलम है।
ये क्रेडिट का कॉलम है, ये इसको हमने यहाँ लिखना है, इन दोनों चीज़ों को छोड़ देना, यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मनोहर लाल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो बिजनेस के अंदर क्या आ रहा है, कैश। कैश का कौन सा अकाउंट है, रियल। रियल का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन कैश। दूसरा अकाउंट कौन सा इफेक्ट हो रहा है, मनोहर लाल। मनोहर लाल क्या है, पर्सनल अकाउंट। क्रेडिट द गिवर, मनोहर लाल का नाम नहीं आएगा क्योंकि बिजनेस स्टार्ट करें इसलिए कैपिटल आएगी। कैपिटल अकाउंट भी पर्सनल अकाउंट होता है। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा परचेज्ड फर्नीचर। अब मैंने परचेज की बात नहीं की, फर्नीचर की बात हो रही है। फर्नीचर हमारी एसेट है तो ये फर्नीचर अकाउंट ही है। फॉर कैश, कितने अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं बेटा इसमें, एक तो कैश। कैश अकाउंट कौन सा है, रियल। फर्नीचर अकाउंट भी रियल अकाउंट है, यानी कि यहाँ पे सिंगल रूल लगेगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। व्हाट कम्स इन, फर्नीचर आ रहा है, व्हाट गोज आउट, कैश जा रहा है। तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, March 2 व्हाट कम्स इन को डेबिट करना है। व्हाट कम्स इन क्या आ रहा है हमारे पास, फर्नीचर एसेट आ रही है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या जा रहा है हमारे से, कैश। तो यहाँ पे लिखेंगे बीइंग फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश। कैश में फर्नीचर परचेज किया हमने, 10,000 डेबिट में आ जाएगा, 10,000 क्रेडिट साइड में आ जाएगा। दोनों साइड सेम आनी चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। थर्ड है परचेज गुड्स। बेटा गुड्स का मतलब क्या होता है, स्टॉक। परचेज यानी कि जो सामान हमने खरीदा वो हम सेल करेंगे बाद में। हमेशा याद रखना गुड्स को हमने अपने परचेज अकाउंट ही लिखना है, हमेशा गुड्स को हमेशा परचेज अकाउंट लिखेंगे। तो 4 मार्च को यहाँ लिखेंगे। अब बेटा एक बात बताओ मुझे, परचेज अकाउंट कौन सा अकाउंट है, ज़रा याद करके बताओ, सोच लो। चलो मैं आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूँ, 10 सेकंड का टाइम है आपके पास। चलो मैं ही बता देता हूँ बेटा, 2, 1, ओके स्टॉप। तो परचेज अकाउंट जो बेटा है वो हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है। सेल अकाउंट भी आपका नॉमिनल अकाउंट होता है। डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। एक तो यहाँ पे परचेज अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, दूसरा अकाउंट कौन सा इफेक्ट हो रहा है, कैश। कैश अकाउंट कौन सा होता है, रियल। एक तो है नॉमिनल अकाउंट, एक है रियल अकाउंट। परचेज गुड्स, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यहाँ लिखेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट। एक तरह से एक्सपेंस तो हो रहा है ना, वो तो बात की बात है, आप सेल करोगे। परचेज अकाउंट डेबिट, कैश हमारा जा रहा है ना, कैश अकाउंट कौन सा है, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यहाँ पे कैश गोज आउट है ना तो क्रेडिट करेंगे, यहाँ लिखेंगे टू कैश अकाउंट। यहाँ लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन कैश, यहाँ फॉर कैश। ये हमने 25,000 डेबिट में लिख देना है, गुड्स आए, कैश अपना गया। उसके बाद 5 आती है, March 5 बॉट गुड्स फ्रॉम कमलेश। बॉट का मतलब ही परचेज होता है कि एक तो क्लियर है कि परचेज अकाउंट तो आएगा, लेकिन यहाँ पे पर्सन का नेम लिख दिया बेटा। नेम लिखा ना, इसका मतलब उधार हमें ख़रीदा है। इसके साथ अगर कैश होता तो हम कैश मानते हैं। अगर कभी भी पर्सन का नेम लिखा हो तो हमने प्रोडक्ट उससे उधार में ख़रीदा है। तो हमारे पास क्या आ रहा है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, गुड्स आ रहे हैं, परचेजेस अकाउंट डेबिट। व्हाट गोज आउट तो लिखेंगे नहीं क्योंकि कैश तो जा नहीं रहा। कमलेश का अकाउंट लिखा हुआ है, कमलेश से खरीदे हैं, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। कमलेश अकाउंट पर्सनल अकाउंट है तो क्रेडिट द गिवर यहाँ पे आएगा कमलेश। 2 अकाउंट इफेक्ट हो गए, एक नॉमिनल अकाउंट, एक पर्सनल अकाउंट। यहाँ पे लिखेंगे गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम कमलेश। ये हमने खरीदे हैं बेटा 15,000 के, डेबिट में 15,000 लिख देंगे, क्रेडिट में भी 15,000 लिख देंगे। पर्सन का नेम है तो पर्सनल अकाउंट है। अब इसमें लिखा है पेड कैश टू कमलेश। 2 अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, एक तो कैश जा रहा है, कमलेश को दे रहे हैं, तो कमलेश पर्सनल अकाउंट है, कैश आपका रियल अकाउंट है। तो रूल क्या है पर्सनल अकाउंट का, डेबिट द रिसीवर। कौन पैसा रिसीव कर रहा है, कमलेश, तो डेबिट द रिसीवर, कमलेश डेबिट। कभी भी नाम के साथ अकाउंट नहीं आता, हमेशा याद रखना, नाम को सिर्फ नाम ही लिखेंगे। दूसरा अकाउंट कौन सा है, कैश। कैश क्या हो रहा है, जा रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो क्रेडिट कैश गोज आउट। यहाँ लिखेंगे बीइंग कैश पेड टू कमलेश। ये लिखनी ज़रूरी है, अगर नरेशन नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट जाएंगे। अकाउंटेंट को पता कैसे चलेगा कि आपने क्या एंट्री बनाई है, किस बेस पे बनाई है, तो नरेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 16 है परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन, अगेन सोहन, अगेन वही केस आ गया, उधार पे सामान खरीदा है, परचेज अकाउंट डेबिट,
क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है, सोहन जो है पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। सोहन तो यहाँ पे गिवर है तो सोहन को हम क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सोहन। यहाँ लिखेंगे अगेन बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम सोहन ऑन क्रेडिट। ये प्रॉपर लिखना है आपने। तो बेटा ये 6000 में ख़रीदा है। अब बेटा एक चीज़ देखो, यहाँ पे पेज ख़त्म हो गया मेरा, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम करते हैं कैरी फॉरवर्ड टोटल। इनका टोटल कर लेते हैं जितना भी अमाउंट है, 60, 70, 95, 110, 131, दोनों साइड सेम आती है हमेशा। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे आए बेटा, जैसे हम नेक्स्ट पेज पे आए तो यहाँ पे बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है डेबिट ये एलएफ वगैरह, अंडरस्टैंडिंग हो गई कि अकाउंट हम वही कंटिन्यूशन में कर रहे हैं। अगर आपने वहाँ पे कैरी फॉरवर्ड लिखा है तो यहाँ पे हम लिखेंगे ब्रॉड फॉरवर्ड, कि हम उसको आगे लेके आए 1,31,000 को। तो यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दोबारा उसके बाद लिखा है परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन फॉर कैश। कैश में भी खरीदा सोहन से। परचेज अकाउंट डेबिट होगा बिकॉज नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। कैश दे रहे हैं, अब नाम के साथ अगर कैश है तो कैश में खरीदा है। कैश अकाउंट रियल अकाउंट, रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट वट कम्स इन क्रेडिट वट गोज़ आउट। तो यहाँ पे कैश जो है वो गोज़ आउट है, तो यहाँ लिखेंगे मार्च 18, यहाँ लिखेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट वट गोज़ आउट, कैश गोज़ आउट। यहाँ पे लिखेंगे बीइंग कैश परचेजेस फ्रॉम सोहन। आपको प्रॉपर लिखना है, इलिस्ट्रेशन में एक बार चेक कर लेना, जैसे मैं लिख रहा हूँ जैसे बोल रहा हूँ वैसे, हालांकि मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको वैसे लिखना है। उसके बाद है पेड रेंट फॉर ऑफिस। बेटा अगर ऑफिस का रेंट है तो वो आपका नॉर्मल एक्सपेंस है। एक्सपेंस हमेशा जो है नॉमिनल अकाउंट होते हैं, ऑब्वियसली कैश में ही दे रहे हो, 1000 रुपये तभी दोगे। तो यहाँ लिखेंगे 20 को डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एक्सपेंस का नाम। टू कैश गोज आउट है तो यहाँ लिखेंगे टू कैश अकाउंट, यहाँ पे लिखेंगे बीइंग रेंट पेड, ऑफिस रेंट पेड, यहाँ पे ऑफिस भी ऐड कर लेना। तो 1000 ये आ गया, 1000 बेटा ये आ गया। अब इसका करते हैं टोटल, ग्रैंड टोटल इसको बोलते हैं। ये आपका आएगा 1,40,000, दोनों साइड सेम आ रही है। तो बेटा इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है। बेटा आप इसका इलिस्ट्रेशन जरूर ट्राई करना, उसके बाद मेरे वाले प्रैक्टिकल को दोबारा कर लेना। इलिस्ट्रेशन मस्ट है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इलिस्ट्रेशन दिया हुआ है, ये आपके पास सीआरएम एंड सन्स का हर चीज़ की डिटेल दी हुई है आपको प्रॉपर। उसके बाद ये आंसर भी दिया हुआ है। उसके बाद एक्सप्लेनेशन है कि अकाउंट क्यों हुआ, जो मैंने आपको भी समझाया ना प्रैक्टिकल में, सेम उन्होंने यही लॉजिक बताया हुआ है कि डेबिट क्यों किया, क्रेडिट क्यों किया। ये आप अच्छे से पढ़ो, 2-3 क्वेश्चन की आपको दी होगी इसमें। अगर बेटा आपने अच्छे से समझ ली, आपको रूल्स आते हैं, तो जनरल एंट्री आपके लिए ऑन टिप्स हो जाएगा और आप आगे अकाउंट्स में कभी भी प्रॉब्लम फेस नहीं करोगे, ये मेरी गारंटी है। अगर आप इन रूल्स को प्रॉपरली ऑन टिप्स करते हो, ठीक है, प्रॉपरली जैसा मैं मेथड आपको बता रहा हूँ उस मेथड से क्वेश्चन को करते हो, रूल्स रेगुलेशन फॉलो करते हो, इम्प्लीमेंट करते हो, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, अगर इस क्वेश्चन को करते हुए या इन टॉपिक को करते हुए कोई प्रॉब्लम आती है तो बेटा प्लीज़ लेट मी नो। थैंक यू सो मच।